नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 16 अक्टूबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 6 पर आया हुआ है। इसको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जोड़ सकते हैं। तो इसमें टॉपिक है एलिफेंट्स डेथ पुट्स फोकस ऑन लो हैंगिंग पावर लाइंस इन असम। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारे देश में हाथियों की संख्या घट रही है, उनकी मृत्यु अप्राकृतिक रूप से हो रही है। तो इनकी मृत्यु के पीछे क्या कारण है, इसके लिए इनकी रक्षा के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और हमारे देश में हाथियों की संख्या कितनी है, इन 3 बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण यही है कि अभी 14 अक्टूबर को असम राज्य में एक हाथी को करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। इवन अगर देखा जाए तो 5 अक्टूबर के बाद से यह 12वां हाथी है जिसकी मृत्यु हुई है। तो इनके पीछे मुख्य कारण है बिजली का करंट। दोस्तों, इसके अलावा अन्य भी कारण है, जैसे उनको जहर दे दिया जाता है, ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं, शिकारियों के द्वारा शिकार कर दिया जाता है। तो इस तरह से अन्य बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है बिजली के करंट की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। तो दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर 2009 से लेकर के 19 के बीच पूरे भारत में 600 हाथियों की मौत सिर्फ बिजली की वजह से हुई है। अब सोचिए, हालांकि अगर देखा जाए तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार अगर देखा जाए तो इन 10 वर्षों में टोटल 1160 हाथियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यह करंट लगने से हुई है। और उसमें भी राज्यों में अगर बात किया जाए तो कर्नाटक सबसे अधिक, उसके बाद उड़ीसा और असम में 105 हाथियों की मृत्यु हुई है। तो इसमें आंकड़े यही बता रहे हैं कि मानव वन्य जीव संघर्ष हाल के दिनों में तेज हो गया है। दोस्तों, फसल पैटर्न, कृषि प्रबंधन में परिवर्तन, गैर जिम्मेदार वन्य जीव पर्यटन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, वन क्षेत्रों में प्रवास, यह सभी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, फसल पैटर्न में बदलाव और लोग क्या होता है, किसान लो लेवल पर यानी निचली स्थानों पर विद्युत करंट दौड़ा देते हैं। खेती के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और यह हाथी इसी में जाकर के इस करंट की चपेट में आ जा रहे हैं। हालांकि आंकड़ों से पता चला है कि अरुणाचल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां शून्य मौतें दर्ज की हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में देखें तो बिजली के झटकों से ही हाथियों की मृत्यु हो रही है। और दोस्तों, इस मृत्यु का जिम्मेदार कहीं न कहीं मानव है, लेकिन बिजली की वजह से जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के झटके के कारण हाथियों की मौत को देख करके उन्होंने निर्देश दिया है, केंद्र और राज्य दोनों को जवाब मांगा है और इस तरह से देश के जंगलों और वन्य जीवों की सुरक्षा के संवैधानिक आदेश का सम्मान करने में राज्य की सामूहिक विफलता को दर्शाता है और बिजली की चपेट में आने से जो हाथियों की मौत हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके संज्ञान में ले लिया है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिजली के अलावा अन्य जो, जैसे मैंने बताया था आपको कि ट्रेन से अगर पिछले 10 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक मृत्यु केरल में हुई है। तमिलनाडु में यहाँ पर देख सकते हैं ड्यू टू पोचिंग यानी शिकारियों के द्वारा देख सकते हैं, पोचर्स, यहाँ पर देख सकते हैं केरल में 20 मृत्यु हुई है, कर्नाटक में 12 हुई है। इसी तरह से अगर देखते हैं तो जहर दे करके भी इनको मार दिया जाता है, जैसे केरल में 3 लोगों को, और केरल की एक घटना आप लोग सुने होंगे कि मुंह में उसके बम डाल दिया था। तो इस तरह की यह समस्याएं देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि विद्युत से सबसे ज्यादा केरल में 32, तमिलनाडु में 79 और कर्नाटक में सबसे अधिक 98 मृत्यु हुई है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले लिया है। तो दोस्तों, विशेषज्ञों ने 2010 की गज रिपोर्ट की प्रासंगिक सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए
केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की मांग भी की है। और इस तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथी रेंज वाले राज्यों को हाथियों, उनके पर्यावास व गलियारों की रक्षा के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, ताकि मानव हाथी संघर्ष एवं बंदी हाथियों के कल्याण के मुद्दों का समाधान किया जा सके। इसी तरह से महत्वपूर्ण हाथी पर्यावास का भी व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, हाथियों के संरक्षण के ध्यान एवं सामंजस्य हेतु संघर्ष को कम करने के लिए हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 14 प्रमुख जो राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक हाथी पाए जाते हैं, उनके लिए कुल 30 हाथी अभ्यारण्य की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है, क्योंकि स्थानीय समुदायों को मानव हाथी संघर्ष को कम करने एवं हाथियों की प्रतिशोधात्मक हत्या से बचने के उद्देश्य से जंगली हाथियों के कारण संपत्ति एवं जीवन की हानि हेतु क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है। इसी तरह से वर्ष 2017 का जो निर्देश आया मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु दिशा निर्देश मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, तो इसे भी हाथी रेंज राज्य इसे क्रियान्वित करने का अनुरोध किया है मंत्रालय ने। तो इस तरह से ट्रेन की चपेट में आने वाले के लिए भी रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन स्थायी समन्वय समिति का गठन किए हुए हैं। तो इस तरह से यह सब हाथियों की रक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और बिजली पारेषण एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि वो नियमों और विनियमों के अनुपालन के लिए आवश्यक कदम उठाएं और बिजली के झटके के कारण हाथियों की मृत्यु को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछाते समय न्यूनतम जमीनी मंजूरी बनाए रखें। और राज्यों ने विभिन्न उपायों के माध्यम से समस्या को कम करने का प्रयास किया है। यहां पर भी देख सकते हैं इस तरह से रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन कर रहे हैं वन विभाग के द्वारा, राज्य के द्वारा। तो इस तरह से हाथियों को बचाया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत में हाथियों की संख्या की। तो पूरे दुनिया भर की आबादी का 50% से अधिक एशियाई हाथी भारत में पाया जाता है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि हाल के सर्वेक्षणों और केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के आरटीआई जवाबों से मिली जानकारी से यही पता चल रहा है कि दिग्गज विलुप्त होने की राह पर हो सकते हैं, जो हमेशा सिकुड़ते आवासों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेपों की वजह से इनके आवास सिकुड़ रहे हैं और इनको शिकारियों के द्वारा, करंट के द्वारा, ट्रेन के द्वारा इनकी जो मृत्यु हो जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इनकी संख्या घट सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें राज्यवार, तो साउदर्न रीजन में सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक कर्नाटक है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में यानी उत्तर पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या असम की है। इसी तरह से सेंट्रल रीजन में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे अधिक जनसंख्या है हाथियों की। और दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन में बात किया जाए तो उत्तराखंड में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजली के झटके जैसे जो कारक हैं, जंगली हाथियों की मौत का ये जो कारण बन रहे हैं, इनको तुरंत तत्काल जो है इन पर रोक लगाने की आवश्यकता है। और यह तभी हो सकता है जब केंद्र, राज्य और वहाँ की स्थानीय समितियों में समन्वय स्थापित हो। और इस तरह से समन्वय स्थापित करके ही हम अपने इस राष्ट्रीय विरासत पशु को बचा सकते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2009 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 1 और 9 पर आया हुआ है। इसको सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर आंतरिक सुरक्षा से जोड़ सकते हैं। कैंप ऑफ डेथ इज नाउ ए लाइफ सेवर। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह मणिपुर, अब इसमें इस टॉपिक में जो महत्वपूर्ण अध्ययन है कि मणिपुर में जो विद्रोह हुआ, तो मणिपुर में विद्रोह का इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में मणिपुर की क्या स्थिति है, यानी मणिपुर में उग्रवाद का विकास कैसे कैसे हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मणिपुर में विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। 1891 में जब अंग्रेजों और मणिपुर के बीच युद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों ने मणिपुर राज्य पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस तरह से मणिपुर पर उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन ब्रिटेन ने इस राज्य पर कभी भी कब्जा नहीं किया और इस तरह से ब्रिटिश संरक्षण के बावजूद मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य बना रहा और इस तरह से वहां पर औपनिवेशिक हितों का, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान जब तक वे औपनिवेशिक हितों का सम्मान करते थे, तब तक मैतेई राजाओं को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी। तो मैतेई राजा एक तरह से देखा जाए, चूंकि यह मैतेई जाति है,
वहां पर विभिन्न जातीय समूह पाए जाते हैं मणिपुर में। तो वहां पर सबसे जो साभ्रांत था, जो राजा हुआ करता था, वह मैतीय समुदाय का हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, जब अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 में हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 1949 में इसे भारत संघ में मिला लिया गया। तो इस तरह से 1949 में भारत के साथ विलय के बाद से ही देखा जाए तो मणिपुर में विद्रोह के स्वर उठने लगे थे। यानी वह लोगों को अंग्रेजों के शासन के दौरान उन्हें जो स्वायत्त राज्य की स्वायत्ता जो प्राप्त थी वो ठीक लग रहा था, और इस तरह से वहां पर उस समय जो तत्कालीन राजा मैतेई राजा के जो समर्थक हुआ करते थे वह कह रहे थे कि भारत सरकार ने हमारे क्षेत्र में जबरन प्रवेश किया है। इस तरह से स्थापित सरकार के खिलाफ विद्रोही गतिविधियों का बिगुल फूंक दिया था उसी समय ही। कब? 1949 में ही। और दोस्तों, इसके बाद 1972, यानी एक तरह से देखा जाए तो वहां पर असंतोष का एक कारण यह भी रहा कि 1949 के बाद 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस प्रकार मणिपुर में, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारी जातीय समूह पाए जाते हैं, जैसे मैतेई मुस्लिम, नागा, कुकी, इन सब में वर्गीकृत थे। तो दोस्तों, यहाँ की जो स्थानीय राजनीति थी वह पूरी तरह से देखा जाए जो जातीयता का वहां पर प्रभाव पड़ने लगा था। तो नागा और कुकी जो पहाड़ी इलाकों में यह केंद्रित हुआ करते थे, जबकि अब यहां पर जैसे देखिए, इसमें मैंने बताया कि मैतेई मुस्लिम, नागा और कुकी तथा मैतेई। तो इसमें जो नागा और कुकी हैं यह पहाड़ी क्षेत्रों में इनका निवास था, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में केंद्रित हो गए। जबकि अन्य लोग क्या था, मैदानी संवर्ग में चले गए, यानी मैदानी इलाकों में वह केंद्रित थे। तो जो ये नागा और कुकी हैं उनका जो सामाजिक आर्थिक रूप से काफी पिछड़े थे, जिसके कारण उन्हें 29 अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत उनको मान्यता दे दी गई। तो अब वह शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत डाल दिया गया। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि उनको ढेर सारे अधिकार मिल गए, जबकि मैतेई और मैतेई मुसलमानों को अगर दोनों में तुलनात्मक देखा जाए तो मैतेई और मैतेई मुस्लिम नागा और कुकी की जगह में ज्यादा जो है समृद्ध थे, तो उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, और एक तरह से उनको जमीन खरीदने और खुद के लिए उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मैतेई और मैतेई मुसलमान वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, जबकि नागा और कुकी वह क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में, यानी मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, कहीं भी वह जमीन खरीद सकते थे। यही कारण है कि मैतेई लोगों में निराशा का भाव जागृत हो गया, और इस तरह से छोटे छोटे समूह बनाकर विद्रोही संगठन बनने लगे, और इधर सरकार जो है लगातार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और जिसकी वजह से मणिपुर में बहुत सारे संगठन बन गए। इस तरह से संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जातीय समूहों ने अपने अपने संगठन बनाने लगे, और इस तरह से राज्य में उभरने वाला जो पहला विद्रोही संगठन था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, जिसे 1964 में स्थापित किया गया, और वह अपनी बातों को मनवाने के लिए मांगे करने लगा, विद्रोह करने लगा, चारों तरफ असंतोष फैलने लगा। तब के बाद और भी कई संगठन आए, जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी 1978 में आई, 1977 में पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगली पाक आया, और कंगली पाक कम्युनिस्ट पार्टी 1980 में अस्तित्व में आई। तो इस तरह से ये विभिन्न संगठन विद्रोह को और तेज करने लगे। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया, जिसकी वजह से और उग्र रूप लेने लगा। अब ऐसे में नगा लोग, अब यह संघर्ष जारी रहा। फिर 90 के दशक में नगा लोगों ने 1997 में भारत सरकार के साथ युद्ध विराम समझौता किया। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या है, नगा लोग तो समझौता कर रहा है, लेकिन कुकी हुआ, मैतेई मुस्लिम हुआ, और भी अन्य जो जातीय संगठन थे वो लगातार विद्रोह कर रहे थे। कुकी संगठन भी 2008 में भारत और मणिपुर की सरकारों के साथ त्रिपक्षीय निलंबन संचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन मैतेई और मैतेई मुस्लिम आगे आने को तैयार ना थे। तो ऐसे में यहां पर देख सकते हैं कि एक तरफ तो ये लोग समझौता कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अन्य संगठन नए नए समूह बना करके यह
चारों तरफ विद्रोह फैलाए हुए रहते थे। तो इस तरह से पूरा मणिपुर अशांत क्षेत्र घोषित। लेकिन 2004 के बाद देखा जाए तो काफी कुछ सुधार आया है, जैसे कि मणिपुर का चंदेल, चूड़ाचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, इन सब क्षेत्रों में यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा उग्रवाद कम हो रहा है। तो मणिपुर में शांति बहाल करने के पीछे चुनौतियां क्या रही हैं? तो कई परस्पर विरोधी मांगे। अब देखिए, मैंने क्या कहा कि बहुजातीय समूह वहां बहुत सारे हैं। तो अब ऐसे में क्या है कि हम हर जाति को संतुष्ट तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में मान लीजिए कि एक जाति समूह के साथ समझौता वार्ता हो रही है तो दूसरा जाति समूह क्या होगा? विद्रोह कर देता है। तो यही कारण है कि केंद्र सरकार का उग्रवादी संगठनों के साथ शांतिपूर्ण समाधान का दृष्टिकोण एकदम उल्टा साबित हो जाता है। तो इस तरह से कई संगठनों की जो मांगे होती हैं, उनकी मांगे कुछ है कि उनको पहाड़ पर जमीन चाहिए, उनकी मांगे कुछ है कि उनको मैदान पर जमीन चाहिए, ऐसी कई उनको चाहिए कि वो कहते हैं कि हमको स्वायत्त राज्य दीजिए। तो बहुत सारी मांगों की वजह से पूरी तरह से शांति बहाल नहीं हो पाती है। इसी तरह से प्रॉक्सी ग्रुपिंग, मैंने क्या कहा कि विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता चल रही है और इधर एक अन्य समूह एक नया गुट नाम बना करके विद्रोह कर देता है और इस तरह से हमारी सेना पर आक्रमण कर देता है या आम जनता पर आक्रमण कर देता है, तो जिसकी वजह से अशांति फैल जाती है। इसी तरह से राजनेता और विद्रोहियों का गठजोड़। दोस्तों, मणिपुर में एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां के जो स्थानीय राजनेता हैं इस तरह से उन विद्रोहियों के साथ अपनी मिली भगत है, जिसकी वजह से यह और संकट को बढ़ा देता है। और कुछ संगठन तो वहीं पर वसूली, अपहरण, इवन सरकार में भी बैठे हैं और उन लोगों उनको जो है सपोर्ट पीछे से करते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। हालांकि केंद्र सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुई है। तो इस तरह से अब देखा जाए तो थोड़ा सा विद्रोह कम हो रहा है और यह क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित हो रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती है सीमावर्ती राज्य। एक तरफ देखा जाए तो म्यांमार की सीमा है और एक तरफ इधर देखा जाए तो मिजोरम, इधर बगल में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी पड़ ही जाता है, लेकिन मणिपुर की सीमा को स्पर्श नहीं करता, लेकिन यहाँ से इंटर कर जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहायता भी यहाँ के विद्रोहियों को मिल जाती है। यही कारण है कि यहां पर शांति स्थापित करने में समस्याएं आ रही हैं, चुनौतियां हैं। तो इसको आने वाले दिनों में और अच्छे से सुलझाया जा सकता है अगर यह सभी संगठन एक साथ केंद्र सरकार के साथ बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यहां पर शांति बहाली हो सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। पृष्ठ संख्या 14 पे आया हुआ है, इसको राज्य व्यवस्था यानी द इश्यूज इन द कोलेजियम फंक्शनिंग, यानी कोलेजियम प्रणाली। जब भी कभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है या नए न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में होती है, तब कोलेजियम प्रणाली चर्चा में आ जाता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 8 नवंबर को यू ललित रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह नए चीफ जस्टिस की बात की जा रही है। फिर यहां पर कोलेजियम प्रणाली की कार्य प्रणाली फिर से ध्यान आकर्षित किया है। तो दोस्तों, कोलेजियम व्यवस्था है क्या? तो कोलेजियम प्रणाली वह तरीका है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इस पर हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एवं उनका स्थानांतरण भी कोलेजियम प्रणाली के तहत ही किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संरक्षण में यह नियुक्ति की जाती है, स्थानांतरण किया जाता है। तो यह 5 सदस्यीय निकाय होता है, यह ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्त के लिए अनुशंसित नाम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचता है। तो इस तरह से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है और सरकार की भूमिका तब होती है जब कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाते हैं। यही कारण है कि आए दिन सरकार और कॉलेजियम प्रणाली के बीच में यह नूरा कुश्ती चलती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जांच कराने तक ही सीमित है, यानी और कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जांच कराया जा सकता है, वो भी जब किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जज के रूप में पदोन्नत किया जाना हो। तो इस तरह से सरकार आपत्तियां उठा सकती है और कॉलेजियम के विकल्पों के बारे में स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम फिर अगर वापस उसी रिपोर्ट को भेज देती है तो सरकार को मानने की बाध्यता होती है। तो यह कॉलेजियम प्रणाली
ध्यान रखेंगे। यही कारण है कि कभी कभी सरकार नाखुश हो जाती है, कभी कभी सरकार के कृत्यों से भी कोलेजियम प्रणाली, न्यायाधीश भी नाखुश हो जाते हैं। तो इसी वजह से कोलेजियम प्रणाली की आलोचकों का यही कहना रहता है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है, इसमें भाई भतीजावाद है, और इस तरह से कोलेजियम कार्रवाई के लिए कोई आधिकारिक समय नहीं तय रहता है। इस तरह से यह कैसे कब मिलता है, कैसे अपने फैसले लेता है, इस बारे में कोई सार्वजनिक जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि कोलेजियम प्रणाली हमेशा शक के घेरे में आ जाती है और हमेशा आलोचना का शिकार होना पड़ता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने, याद हो तो, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था संविधान में संशोधन के द्वारा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अवैध करार दिया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 14 पर, सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, व्हाई डिड बैंक बेल आउट रिसर्च गेट द नोबेल पुरस्कार, यानी नोबेल पुरस्कार इस बार अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों, 3 लोग को मिला है। बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायविग को मिला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, जो नोबेल का जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, यह जब नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, देखिए विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। यह लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, मेडिकल साइंस, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अर्थशास्त्र का पुरस्कार, ध्यान रखेंगे कि आर्थिक विज्ञान में सेवरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, न कि उनकी वसीयत के समय 1895 में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। तो इस तरह से स्वेरिंग्स रिक्स बैंक ने 1968 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को 1969 में पहला आर्थिक यानी अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह से 2022 का इन 3 लोगों को मिला है। तो इनको क्यों मिला है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनका जो शोध है यह 80 के दशक की शुरुआत में, यानी बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविग ने यह रखी थी। तो इन्होंने क्या किया था कि बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इन्होंने, यही कारण है कि इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो इन्होंने बैंकों को कैसे संवेदनशील बनाया जाए, इस पर इन तीनों लोगों ने शोध किया था। यानी पुरस्कारों की जब घोषणा हुई थी तो आधुनिक बैंकिंग अनुसंधान स्पष्ट करते हुए कि हमारे पास ये बैंक क्यों हैं, उन्हें संकटों में कैसे कम संवेदनशील बनाया जाए, कैसे बैंक का पतन वित्तीय संकटों को बढ़ा देता है। तो इस शोध की नींव 1980 के दशक की शुरुआत में ही यह बर्नानके साहब, डायमंड, डगलस, फिलिप डायविग ने रखी थी। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि वित्तीय बाजारों को विनियमित करने और वित्तीय संकटों से निपटने में इनके विश्लेषण का बहुत व्यवहारिक महत्व रहा है। दोस्तों लगभग 4 दशक पहले के उनके विश्लेषण अभी भी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से करने और बैंक को जीवन शक्ति देने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इवन जो यह बर्नानके साहब हैं, यह जो है 2008 में सबप्राइम संकट आया था, ध्यान रखेंगे ये 2006 से लेकर के 2014 तक यूएस फेडरल रिजर्व के प्रमुख थे। तो उस समय 2008 में जब सबप्राइम संकट आया था तो उस समय के इन्होंने बहुत सारा विश्लेषण किया था। इन्होंने 1930 के दशक की महामंदी, जो यूएस के समय की जो पारंपरिक सोच, उसको इन्होंने उसको कह सकते हैं उस पर बारे में डिस्कशन किया था और उसको देखते हुए यह नियम दिया था। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1930 के दशक में जो बैंक की विफलताएं केवल मंदी का परिणाम नहीं थी, बल्कि वास्तव में आर्थिक गतिविधियों पर सुस्त निशान के लिए एक योगदान कारक थी। इसी तरह से उनके साथ के जो डायमंड और डायविग, दोनों ने सैद्धांतिक मॉडल विकसित करने के लिए एक साथ कार्य किया और इस तरह से वह समझा जा सके कि बैंकों की उपस्थिति क्यों आवश्यक है और दोस्तों कभी भी आपात स्थिति में बैंक कैसे अपने आप को सस्टेन करता है, यह चीज इन लोगों ने डेवलप किया है। तो इस तरह से समाज में बैंकों की भूमिका उन्हें अपने पतन के बारे में अफवाहों के प्रति किस प्रकार संवेदनशील बनाती है और समाज इस संवेदनशीलता को कैसे कम कर सकता है, इनकी यही अंतर्दृष्टियां आधुनिक बैंक विनियमन की नींव रखती हैं। तो उन्हें अब क्यों चुना गया? तो जब 80 के दशक में इन लोगों ने यह दिया था तो इनको अब क्यों पुरस्कार दिया जा रहा है? तो दोस्तों वर्तमान दौर वैश्विक संकट यानी वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके साथ साथ कोविड-19 ने और ज्यादा उस पर लेपन कर दिया, यानी पहले से ही समस्या चल रही थी,
चीन अमेरिका में ट्रेड वॉर चल ही रहा था, विश्व आर्थिक संकट से जूझ ही रहा था, ऊपर से कोरोना आ गया, फिर उसके बाद यूक्रेन रूस युद्ध भी चल रहा है। तो ये सब बहुत कारण है। तो आईएमएफ ने कहा है कि अभी और ज्यादा स्थिति खराब होने की आशंका है। यही कारण है कि इन तीन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इसका भारत के लिए कोई प्रासंगिकता है? निश्चित रूप से यहां पर देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं के काम से मिली प्रमुख सीख को भारतीय अधिकारियों ने भी स्वीकार कर लिया है। और दोस्तों, जैसा कि बड़े निवेश और उच्च विकास के वित्त पोषण के लिए, बड़ी संस्थाओं को बनाने के लिए, उधारदाताओं को समेकित करने के लिए उद्देश्य से बैंकों का निजीकरण का जो यह चल रहा है, तो वित्तीय क्षेत्र में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए यह अत्यधिक नियामक और विधायी सतर्कता जरूरी होगी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह जो इन लोगों ने सिद्धांत दिया है, यह भारत के लिए भी कारगर सिद्ध होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों विविध समाचारों में। तो आज के विविध समाचारों में आप देख सकते हैं ह्यूमन ब्रेन सेल्स इंजेक्टेड इनटू ब्रेन ऑफ न्यू बॉर्न रैट्स। तो दोस्तों, यह जो है वैज्ञानिकों ने मानव न्यूरॉन्स को चूहे के दिमाग में ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इससे दिमाग के बारे में यानी ब्रेन के बारे में और आसानी से स्टडी की जा सकती है। हालांकि दूसरी ओर यह हो रहा है कि क्या जो यह मानव और चूहा का जो संकर बनेगा वह जानवरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये जानवर मानव विशेषताओं को विकसित कर सकते हैं? क्या ऑर्गेनाइड चेतना प्राप्त कर सकते हैं? इस पर भी बहस छिड़ गई है। इसी तरह से दूसरी महत्वपूर्ण दोस्तों, यह पश्चिमी घाट पर्वत है। इसके बारे में तो पता ही होगा, इसको पर्वत कहते हैं, लेकिन यह एक अपर्दित खड़ा कगार है। और दोस्तों, यहां से देख सकते हैं कि कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। यह ताप्ती के मुहाने से लेकर के यहां तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसको उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, पश्चिमी घाट में नील कुरिंजी की 6 वैरायटी पता चली हैं। नील कुरिंजी फूल जो होता है प्रत्येक 12 वर्ष पे उगता है, यह ध्यान रखेंगे। और इसका वानस्पतिक नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुथियाना, इसका वानस्पतिक नाम है। और दोस्तों, यही नीलगिरी की पहाड़ी है ना, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। तो इसको नीलगिरी जो है, यही नील कुरिंजी फूल के कारण ही इसका नाम नीलगिरी की पहाड़ी पड़ा, और इसे नीला पर्वत भी कहा जाता है। और यह यहाँ के 16 के जंगलों में पाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में सबसे अधिक नील कुरिंजी के फूल उगते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों तुर्की। अब देखिए, ये घटना है तुर्की के उत्तरी बाल्टन प्रांत में एक कोयला खदान में विस्फोट के बाद मरने वालों की संख्या 41, यानी ये 2014 में इसी तरह से वहां पर 300 से अधिक श्रमिक मारे गए थे। तो ये खदानों में विस्फोट, ये भी क्या है, आप जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में आए तो इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं, ये भी एक आपदा है। तो ये तो रही खबर। अब यहाँ पर इसको आप मानचित्र से जोड़ सकते हैं कि तुर्की जो है एक ऐसा देश है कि यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये काला सागर है, नीचे भूमध्य सागर है, इधर ये एजियन सागर है, ये मार्मरा सी है, और ये काला सागर और मार्मरा सागर को जोड़ता है कौन, बास्फोरस जल संधि। इसी तरह से मार्मरा सागर और एजियन सागर को डार्डेनलीज जल संधि जोड़ता है। इसी तरह विश्व की सबसे खारे पानी की झील लेक वान यहीं स्थित है। तो दोस्तों, इस तरह से कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया के बीच पुल का काम करता है। ये जो इस्तांबुल है ना, ये यूरोप में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये पूरा जो है मार्मरा क्षेत्र है, ये एजियन सागर क्षेत्र है। इसके प्रमुख शहर जैसे इजमिर बड़े शहरों में से एक है। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ढेर सारे खनिज पाए जाते हैं, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पाए जाते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो मणिपुर में विद्रोह को जन्म देने वाले कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इसकी वर्तमान आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर भी प्रकाश डालिए। तो इसको आप बहुत ही आसानी से प्रश्न को लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, मानव गतिविधियों से हाथियों को खतरा बढ़ रहा है। इस कथन के आलोक में भारत में बिजली के झटके से हाथियों की बढ़ती मौत का मूल्यांकन करें और खतरे का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाएं। तो इसको भी बहुत ही सुंदर तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि पश्चिमी घाट पर्वत
पश्चिमी घाट पर्वत, जैसा कि मैंने बताया कि यह पर्वत ना होकर के अपवर्तित खड़ा कगार है, तो पश्चिमी घाट पर्वत कितने राज्यों में स्थित है यह आपको बताना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, AFSPA यानी आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, यह अधिनियम कब लागू हुआ था और भारत के किन किन राज्यों में वर्तमान में लागू है। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।